Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th history chapter first. आज चैप्टर का पार्ट सेकंड हम करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है आपका, उसके अंदर ये चार बेसिक पॉइंट है जो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देंगे. पहला क्या देखेंगे, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. हमने जो लास्ट चैप्टर फिनिश किया था, लास्ट पार्ट फिनिश किया था, उसके अगला है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. सेकंड इसमें देखेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. जो लिबरलिज्म आया, अब वो जो माइंड थॉट है वो कहाँ तक स्टैंड करता है और किस लेवल तक जाता है, वो हम इसमें देखने वाले हैं. थर्ड है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. अब जैसे नेपोलियन डिफीट हुआ, हमारा लास्ट वही था टॉपिक जिसमें नेपोलियन डिफीट हो गया था और एंड में वाटरलू के मैदान में वो डिफीट होके एंड में फिनिश हो गया था, डिफीट हो गया था टोटली. उसके बाद से एरिस्टोक्रेसी, जो नया एरिस्टोक्रेसी मिडिल क्लास का राइज हुआ, उसके बाद लिबरलिज्म का एक नया मीनिंग सामने आया. साथ ही साथ जैसे लिबरलिज्म का मीनिंग सामने आया तो साथ में क्या हुआ, कंजर्वेटिव जितने भी पहले वाली मोनार्की थी वो सारी इकट्ठी एक साथ क्या हो गई, बाइंड अप हो गई. फिर उन्होंने क्या करा, 1815 में एक नया कंजर्वेटिव लेके आए. नेक्स्ट देखेंगे द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज. अब नया कंजर्वेटिव आएगा तो लोगों को क्या है, नेपोलियन की जो चल रही थी ना, नेपोलियन कोड, वो लोगों के माइंडसेट बैठा था. उसके बाद जो रिवोल्यूशन हुआ वो लोगों के माइंडसेट में टोटली बैठ चुका था. उसके बाद अगर नया कंजर्वेटिव आएगा 1850 में तो लोगों को थोड़ी परेशानी हुई. तो फिर से क्या हुआ, फिर से रिवोल्यूशन, जो आगे आए उन लोगों का जो नया नॉलेज था, नया थॉट था, वो सामने आया. इसके अंदर एक टॉपिक आता है सम इंपॉर्टेंट डेट्स. ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो मिस कर जाते हैं, पर हम इस बारे में मिस नहीं करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये टॉपिक है, इसके अंदर हम वो चार पढ़ने वाले. पहला, व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ यूरोप इन मिड 18th century there were no nation states as we know them today. इट मीन्स कि मिड 18 का जो यूरोप का मैप था उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं है, सब अलग अलग है. ये इस तरफ आप देखोगे इटली है, ये स्विट्जरलैंड, और ये जर्मनी. तो ये पहले कोई किंगडम नहीं थे, वो अलग अलग, पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे, सब अलग अलग किंगडम में थे. जैसे कि जर्मनी है, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स whose ruler had their autonomous territories. यानी सारी टेरिटरीज अलग अलग थी. इट मीन्स कि मिड 18 तक यहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था. जो भी यूनिफिकेशन आए वो सारे बाद में आए. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक monarchies with the territories of which lived diverse people. अब ये यूरोप का मैप है, इसको अपन तीन पार्ट में कर लेते हैं. ये हो गया ईस्टर्न साइड, ये सेंट्रल एंड ये वेस्टर्न. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. मतलब ये ईस्टर्न एंड वेस्ट सेंट्रल जो पार्ट है वो सारा ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर था, विद टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स. मतलब अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते थे. अब अलग अलग तरह के, इट मीन्स कि ऑल्दो लिविंग टुगेदर बट दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. इट मीन्स कि वो रहते साथ में थे पर उनका जो रिलीजियस था वो अलग अलग था, जो लैंग्वेज वो बोलते थे अलग अलग बोलते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. ऑस्ट्रिया एम्पायर एंड हंगरी एम्पायर, इन दोनों पे एक हैब्सबर्ग रूल कर रहा था. हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, फॉर एग्जांपल के लिए, वाज पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. यानी ये एक एग्जांपल है कि यहाँ एम्पायर तो एक है पर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजियस के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग सोशल क्लास के लोग यहाँ रह रहे थे. It included the Alpine regions. It means the Tyrol, Austria, the
The Sudetenland as well as Bohemia were the aristocracy was predominantly German speaking. यानी ये जो इलाके थे, ये जो स्टेट्स थे, इनकी जो एरिस्टोक्रेसी थी, या मतलब जो रिच क्लास पीपल्स थे, जिनकी सोशल लाइफ रिच थी, वो सारे जर्मन स्पीकिंग थे, यानी जर्मन भाषा बोलने वाले। इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनिशिया, वेनिशिया और लोम्बार्डी में इटालियन जो लैंग्वेज है वो यूजुअली बोली जाती थी। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब यूरोप का नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जितने भी लोग थे रह साथ में रहे, पर उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनका रिलीजन अलग अलग था, अलग अलग सोशल क्लास से थे, पर साथ में वो एक यूनिफिकेशन में आए कैसे? इज इट इजी? नो, इट वाज नॉट इजी, इट्स वेरी हार्ड। हाउ? इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, हंगरी की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मैग्यार बोल रही थी, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से या फिर सोशल क्लासेस से थे। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश बिसाइड देयर थ्री डोमिनेट ग्रुप्स, यानी जितने भी थ्री डोमिनेट ग्रुप्स थे उसके अलावा जो मोस्टली पब्लिक थी कहाँ की? गैलिशिया की, वो क्या बोल रही थी? वो पोलिश लैंग्वेज बोलती थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच पीपल, ये आपको बट ध्यान रखना है। देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ। अब यहाँ क्या हुआ? जो गैलिशिया में पीपल रहता एरिस्टोक्रेसी, पर उसके बाउंड्रीज में पीसेंट्स रहते थे, जितने भी फार्मिंग लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, वो सारे के सारे इनकी बाउंड्रीज पे थे, और जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी। किसकी थी? पीजेंट थी। और ये कहाँ रह रहे थे? ये रह रहे थे बोहेमिया एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ में स्लोवाक्स रह रहे थे कॉर्निल में, एंड क्रोट्स टू द साउथ, एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। जो ट्रांसिल्वेनिया में रह रहे थे रोमन्स, वो कहाँ रह रहे थे? उसके ईस्ट वाले पार्ट में। Such differences did not easily promote a sense of political unity. जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग ले रहे हैं, तो क्या इनका यूनिफिकेशन इतना इजी था? नहीं, ये बहुत इजी नहीं था। इतना इजी नहीं था कि सब में सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी डेवलप की जा सके। इट वॉज नॉट इजी, इट्स वेरी हार्ड। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, यानी ये साथ सिर्फ इसलिए थे, जो इनका सम्राट था, इनका किंग था, उनके प्रति जो एक रिस्पेक्ट होती है, सिर्फ उसी के लिए ये साथ में साथ थे। अंडरस्टैंड? सम इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट टॉपिक से पहले डेट्स देखना बहुत जरूरी है। अब हमने ये चैप्टर स्टार्ट कहां से किया था? 1848 से स्टार्ट किया था, जहां से जो फर्स्ट पर्सन आता है वो फ्रेडरिक सोरियू आता है, एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट, जिसकी पेंटिंग से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में। देखिए 1797 ये बात है जब नेपोलियन ने क्या किया था? इन्वेड्स इटली। नेपोलियनिक वार बिगेंस। नेपोलियन ने अपने जितने भी वार थे वो सारे स्टार्ट कर दिए थे। पहला उसका टारगेट था इटली, जो उसने इन्वेड कर लिया था। नेक्स्ट है 1840 टू 1850 फॉल ऑफ नेपोलियन। हमारा पिछला पार्ट जहां फिनिश हुआ था, जहां नेपोलियन वाटरलू के मैदान में टोटली डिफीट हो गया था, वहीं से द वियना पीस, यानी जो ट्रीटी ऑफ वियना है वो स्टार्ट हुई। और ट्रीटी ऑफ वियना एक अदर तरह का एक इंटरेस्टिंग जो टर्न बैक था वो रहा, वो हम देखने वाले आगे। 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक का स्ट्रगल था किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, वो शुरू हो चुका था। और हमने कहां से स्टार्ट किया था? 1848 से, रिवोल्यूशन इन यूरोप। फर्स्ट हमने कर लिया था आर्टिशन, उसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, पीजेंट्स, रिवोल्ट्स, अगेन इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस, डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इटालियन, जर्मन, मैग्यार, पोल्स, सेज, डिमांड नेशन स्टेट्स, ये सारे अभी आने वाले हैं। अंडरस्टैंड? 1859 to 70 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट पार्ट 1866 to 71 जर्मनी का यूनिफिकेशन। एंड लास्ट 1905 स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स, यानी जितने भी नेशनलिज्म, जितने भी स्लेव्स थे वो सारे हैब्सबर्ग में इकट्ठा हो गए। यानी जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी अगेंस्ट हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर, वो सारे क्या हो गए? एक साथ में रिवील हो गए। द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अब जैसे यूरोप का नेशनलिज्म में एंटर करेगा, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो स्प्रेड होगी, तो वहाँ एक नया जो क्लास है वो सामने आया, वो था न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी जो कि पहले से
चल रहा था, पर जैसे जैसे कंडीशन चेंज हुई वैसे वैसे एक न्यू मिडिल क्लास सामने राइज हुआ. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. यानी लैंडेड यानी जिनके पास ज़मीनें थी, जागीरदारी जिनको हम कहते हैं, लैंडलॉर्ड थे, जो ओनर्स थे, जो रिच पीपल थे, वो आते हैं एरिस्टोक्रेटी, जो सोशली और पॉलिटिकली दोनों दोनों वे से क्या थे, पावरफुल थे. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई ए कॉमन वे ऑफ लाइफ. यानी जितने भी इसके मेंबर थे उनकी सारों की लाइफ कॉमन थी. कॉमन ड्रेसिंग्स, कॉमन बिहेवियर, एट मीन्स इनका मोस्टली तो कॉमन फूड भी, पार्टी, सारे जितने भी थे सारे कॉमन रहते थे मोस्टली. कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, जितने भी डिविजन्स थे उन सबसे ये अलग थे एरिस्टोक्रेसी, जो अपने आप को पावरफुल शो करते थे, बस हम हैं तो जहान है. और पॉलिटिकल में भी इनका क्या था, अफेयर ज्यादा था. यानी जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हमसे पूछ के लिए जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है. पावर मीन्स मनी है. दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. मतलब इनके पास जो जमीनें थी वो कंट्री साइड में भी जमीनें थी और टाउन साइड में भी जमीनें थी. दोनों तरफ ये सत्ता के मालिक थे. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी. अब इतने अमीर लोग हैं, दिखाएंगे भाई हाँ वी आर रिच, वी आर फ्रॉम हायर क्लासेस, तो क्या करते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे कि ये शो करने के लिए हाँ भाई हम हायर क्लासेस से हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ, इट मीन्स मैं एरिस्टोक्रेसी जो ग्रुप का हूँ वहाँ का हूँ. नेक्स्ट है दियर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज. अब अमीर लोग हैं, शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, तो अपनी ही क्लास के किसी मेंबर से उनकी मैरिज करवाते थे. अब दोनों में क्या होगा, जब दोनों में रिलेशन होगा तो साथ में बिजनेस भी होगा और जो इनका जो सोशल ग्रुप है वो और स्ट्रांग हो जाएगा. इसलिए क्या करते थे, टाई अप करते थे बाय मैरिजेस. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप. जो एरिस्टोक्रेसी का ग्रुप था वो वैसे तो थोड़ा स्मॉल ग्रुप था, मतलब ज्यादा उसमें लोग नहीं थे, बट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. और जो जनसंख्या का ज्यादा समूह था वो सबसे ज्यादा पीजेंट्री यानी कि जो किसान थे उनसे बना हुआ था, जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी पूरी की पूरी. द टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय टेनेंट्स. और जो वेस्ट का लैंड था वो किनके द्वारा फार्म किया जाता था, जो वहां टेनेंट्स रहते थे उनके द्वारा फार्म किया जाता था. एंड स्मॉल ओनर, और जो फाइनेंशियली स्मॉल ओनर्स थे उनके द्वारा ये कल्टीवेट किया जाता था. वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्ट स्टेट्स विच वर कल्टीवेटेड बाय द सर्फ. अब जो पूरा का पूरा लैंड होल्डिंग वाला सिस्टम है, जो वेस्टर्न, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का जो पूरा का पूरा फार्मिंग एरिया है, वो सारा का सारा सर्फ द्वारा, सर्फ का कह सकते हो जैसे आप जो बंधुआ मजदूर थे ना उनके द्वारा ये कल्टीवेट किया जाता था, यानी कि उनसे फार्मिंग करवाई जाती थी. ग्रोथ इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप मीन द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड द राइज ऑफ कमर्शियल क्लासेस. और जो वहाँ का जो प्रोडक्शन होता था उसी पे जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप है, पूरी की पूरी उनकी सिटीज की ग्रोथ है वो इसी प्रोडक्शन पर ही बेस्ड रहती थी. हुज एक्सिस्टेंट वाज बेस्ड प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट. और यहीं एक नया जो कमर्शियल क्लास है वो सामने आया, वो था मिडिल क्लास. जो प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, और जिनका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है, जो उनकी डेली लाइफ है वो पूरी की पूरी मार्केट पे बेस्ड थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. अब जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो इंडस्ट्री जो इंक्रीज हुई वो 18th सेंचुरी के हाफ में हो गई थी. बट जैसे ही हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के जर्मन स्टेट के जो पार्ट है वहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग में हुआ. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें और तब इंग्लैंड की बात करें तो 18th सेंचुरी में वहां स्टार्ट हो गया था, और वहीं अगर फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग में ये सब स्टार्ट हुआ था. अंडरस्टैंड? As a result of this process, new social group emerged in the form of working class. जैसे कि मैंने कहा था कि जो वो क्लास थी पहले वो किस पे डिपेंड थी, वो टोटली मार्केट पे डिपेंड थे, यानी कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन. द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. किससे बना था ये? इंडस्ट्रियलिस्ट से बना था, बिजनेसमैन से बना था और
प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल थे जो उनको वर्क दे रहे थे, उन सब से मिलकर ये बना था, जो कहा था द मिडिल क्लास ग्रुप। नेक्स्ट है इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन द नंबर टिल लेट 19। इट मीन्स लेट 19 तक जो ये ग्रुप था मिडिल क्लास का वो बहुत छोटा था, पर जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे इनका जो ग्रुप है वो बढ़ने लगा। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी ऑफ दैट एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और इनकी पॉपुलरिटी कब बढ़ी? जब जो एरिस्टोक्रेसी पीपल थे उनके जो प्रिविलेजेस थे, जितने भी उनके प्रिविलेजेस थे उनको अबोलिश यानी एंड करने के बाद, यानी कह सकते हो जिनके भी उनके एक्स्ट्रा जो उनको एडवांटेज मिले थे गवर्नमेंट के अंदर वो सारे एबोलिश करने के बाद ही किसका राइज हुआ? मोस्टली जो पॉपुलेशन थी, जो पॉपुलेरिटी थी कौन सी? द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी की, वो सडनली इंक्रीज हुई। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। और अर्ली 19 के अंदर यूरोप में जो पहले यूरोप पर क्लोजली अलाइड बहुत नजदीक था किसके? टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी तब तक यूरोप में जो लिबरलिज्म की फीलिंग थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी, और यही एक छोटे से स्टेट से एक नेशनल के रूप में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। कब कन्वर्ट हुई? जब उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन कम होता तो जो मेरे थॉट्स हैं वो केवल मुझ तक ही रह जाते, पर जैसे ही कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ तो लोग आपस में क्या करने लगे? अपनी थॉट्स शेयर करने लगे, और वैसे ही एक छोटे से यानी स्टेट से वो लेवल नेशनल लेवल तक चला गया। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो लिबरलिज्म है वो एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्री। इट मीन्स फ्रीडम, जो फ्रेडरिक शोरू की पेंटिंग में दिखाया गया था। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म मीन्ड फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। अब अलग अलग ग्रुप थे, मिडिल क्लास था, एरिस्टोक्रेसी था, पर लिबरलिज्म यानी जो फ्रीडम का मतलब था वो सबके लिए अलग अलग था। अब जैसे एरिस्टोक्रेसी है, उनके पास क्या है? पैसा है, लैंड है। वो क्या चाहते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट में अफेयर्स हमारे बढ़ा दिए जाए, और हमारा जो परचेज का है, बिजनेस है, वो बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी कस्टम बैरियर्स के फ्रीली चलता रहे। पर वहीं जब मिडिल क्लास की बात आती है तो उनके लिए लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था? उनके लिए मीनिंग था भाई हमारी फ्रीडम रहो, यानी इक्वलिटी फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल रहे। किसके लिए? किसके अगेंस्ट? लॉ के अगेंस्ट। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्सेप्ट। यानी पॉलिटिकली देखा जाए तो उनका कॉन्सेप्ट कौन सा था? उनका कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट बाय कॉन्सेप्ट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो सबके लिए इक्वल राइट्स के लिए जो डिसीजन ले वो सबके लिए बराबर ले। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी, लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। अब जैसा कि मैंने कहा कि नया क्लास सामने आया तो नई नई चीजें सामने आई, पर जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तब तक लिबरलिज्म का सिर्फ ये मतलब था एंड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, यानी जो रिच पीपल हैं, जो सोशल क्लास के पीपल के पास राइट्स थे वो सारे क्या कर दिए जाए? उनके प्रिविलेजेस एंड कर दिए जाए सबके। एंड एज इट मेंशन क्लरिकल privileges, a constitution and representative government through parliament। सारे क्या दे एंड कर दिया जो पार्लियामेंट में वो अफेयर करता है बीच में कि ये कैसा होना चाहिए, जितने भी उनके राइट्स थे एरिस्टोक्रेसी के वो सारे क्या कर दिए जाए? एंड कर दिए जाए। 19th century liberals also stress the inviolability of private property। अब 19th century तक आते आते जो लिबरल थे अब वो इस पे फोर्स करने लगे थे कि जो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसका भी क्या है? एक्शन लिया जाना चाहिए, ये भी एक रूल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू liberals when in 19th century। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। suffrage का मीनिंग है द राइट टू वोट। यानी अब इसके एंड तक आते आते ये जरूरी नहीं था कि सबके लिए जो वोटिंग का जो सिस्टम है सबके लिए बराबर हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी वोटिंग सिस्टम सबके लिए बराबर नहीं हुआ। सिर्फ जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे उनको ही वोटिंग का राइट्स मिला, और इनमें से जिनके भी पास लैंड्स नहीं थे, यानी जो मैन
जो एरिस्टोक्रेसी टाइप के नहीं थे, उन क्लास के नहीं थे, उनको अलग कर दिया गया वोटिंग से, और साथ में जो वुमेन्स यानी जो फेमस पूरा का पूरा ग्रुप था उन पूरे को अलग कर दिया गया। लेट्स सी हाउ इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था फ्रांस में लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रांस का, जिसके बाद जो फीलिंग्स थी वो स्प्रेड हुई। बट इसमें देखो किसका था, was granted exclusively टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी सिर्फ उन्हीं को ये राइट्स मिलेंगे जिनके पास जमीनें हैं। यानी सिर्फ एरिस्टोक्रेसी क्लास का जो ग्रुप का पीपल था, लोग था, जो ग्रुप था, सिर्फ उन्हीं को ये राइट्स मिलेंगे, अदर्स को नहीं मिलेंगे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड, यानी सबको क्या कर दिया गया, इस राइट से साइड में कर दिया गया फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। ओनली फॉर ब्रीफ period under the Jacobin did all adult male enjoy suffrage, यानी उससे पहले जब एक जैकोबिन पीरियड आया था जिसके अंदर कुछ टाइम के लिए जो पावर थी वो जैकोबिन जो ग्रुप थे, जो जैकोबिन सीक्रेट सोसाइटी थी उसके अंडर में आई थी, तब उन्होंने क्या किया था, जितने भी एडल्ट थे जिनकी भी एज +21 थी सबको क्या कर दिया, राइट टू वोट का रूल फॉलो कर दिया था। तब इन्होंने कुछ टाइम के लिए उन जितने भी लोग थे सबने एक एंजॉय किया सफरेज, ये वोटिंग फॉर नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, यानी नेपोलियन की डिफीट के बाद जो नेपोलियन का कोड था, जो उन्होंने सिविल कोड अप्लाई किया था, वो क्या हो गया, वापस लिमिटेड हो गया एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर, यानी लेडी जितना भी वुमेन्स का ग्रुप था उनको माइनर कह के इस पॉलिटिकली राइट्स से हिसाब से अलग कर दिया, इरेज कर दिया, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, यानी ये कहकर अलग कर दिया गया कि द वुमन इज द सब्जेक्ट ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, यानी कि जो वुमेन है वो अंडर में है किसके, उनके फादर्स के या फिर उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उनको क्या कर दिया गया, पॉलिटिकल राइट से अलग कर दिया गया। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. अब लोगों को वोटिंग से अलग कर दिया गया है, गुस्सा आ रहा है, सब एंगर हो रहे हैं, पर क्या हुआ, यहाँ तक आते आते सब लोगों ने जब आपस में थॉट शेयर करे तो उनको लगा भाई हाँ ये भी उसी पेन को फील कर रहा है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। और तब तक आते आते क्या हुआ, जितने भी लोग थे, जितने भी मैन थे जिनको पॉलिटिकल राइट से अलग कर दिया गया था, जितने भी वुमन थे वो सारे क्या हो गए, वो सारे एक यूनिशन में ले लिए और उनके साथ डिमांड करने लगे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की। तो ये कह सकते हैं कि जो मेकिंग ऑफ यूरोप है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, जो एक स्मॉलर लाइट कहते हो। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लिबरलिज्म का मीनिंग हर कोई जितना भी जिस क्लास का जो पीपल होता था वो अपने हिसाब से लिबरलिज्म का मीनिंग देखता था, और जो इकोनॉमिक स्फीयर ग्रुप के लोग थे उनके लिए क्या मतलब था कि फ्रीडम इट मीन्स मार्केट फ्रीडम, एंड जितने भी कस्टम इम्पोज्ड है, स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है, सारे के सारे क्या कर लिए जाए, सारे के सारे अबोलिश कर दिया जाए, हमको फ्री ऑफ मूवमेंट क्या कर दिया जाए, गुड्स का सेल का कर दिया जाए, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए, यानी उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, यानी अब मिडिल क्लास यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहा है ना, वो अपने जो ग्रुप है उसको बढ़ाना चाह रहा है, पर यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी, ये सारे रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे, तो इनके साथ साथ जो मिडिल क्लास है वो भी साथ में जुड़ गया इनके कि हाँ इनकी बात बिल्कुल सही है, जितने भी रेस्ट्रिक्शन है सारे हटाने चाहिए। तो जो ये टॉपिक था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन सारे क्या करने चाहिए, हटाने चाहिए, और आगे वो हटा भी देंगे। द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें जर्मन में, फॉर एग्जाम्पल बात करें जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, दैट नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्ड हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज एज ए
कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। यानी नेपोलियन ने क्या किया, जो 39 स्टेट्स को मिलाकर एक कन्फेडरेशन तैयार किया, जिसको आप ग्रुप ऑफ स्टेट बोल सकते हो, सबको साथ में मिलाया। और वो कैसे किया वो हमने पीछे पीछे देखा था। ईच ऑफ दिस possessed its own करेंसी। सबके यानी जितने भी 39 स्टेट्स थे, क्या था सबके पास इट्स ओवन करेंसी, वेट एंड मेजर सिस्टम। सबके पास अपने अलग अलग वेट सिस्टम थे, करेंसी थी और मेजरमेंट थे। अब जैसे ही यहाँ सब अलग अलग होगा, तो जब कोई पर्सन बिजनेस करेगा तो उसको अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ेंगे, कस्टम बैरियर्स लगेंगे, उन सब से उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। पर ये दिक्कत भी आगे बढ़ गई। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैब्सबर्ग, यानी कोई बिजनेसमैन है, अगर वो 1830 में हैम्सबर्ग से जाता तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स यानी 11 टाइप्स ऑफ कस्टम बैरियर्स हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। यानी वो हर एक पर 5% अपना अर्निंग था उसका पे करता। और कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। यानी जो उसका 100% मार्जिन था उसमें से 55% तो वो क्या करता था, वो पे कर देता एज ए टैक्स। बचता क्या उसके पास, 45%। फिर भी लोग बिजनेस कर रहे थे। पर एंड तक आते आते जब मिडिल क्लास ग्रुप इस फील्ड में आया तो उन्होंने क्या करना, नहीं, कस्टम बैरियर्स हटा देने चाहिए, अदरवाइज जो अर्निंग होगी वो बहुत कम हो जाएगी, या फिर हमें अर्निंग का या फिर बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, एज ईच रीजन हैज इट्स ओवन सिस्टम। सबके पास अलग अलग सिस्टम था, ओवन वेट एंड मेजर। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब सपोज दैट 3 कस्टम बैरियर्स हैं, यहां मानो कि अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ये पहला कस्टम बैरियर्स। पर क्या होता था, यहाँ तीनों में कस्टम बैरियर्स में अलग अलग था पूरा मेजरमेंट। अगर यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या होता, यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर होता। और यहाँ नेक्स्ट बात करें तो 1 मीटर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर होता। इन तीनों में यूनिफिकेशन नहीं था। पर जब लोग टैक्स पे करने के लिए जो उनके पास वेजेस था, जितना भी अर्निंग थी, वो जब काउंट करते तो उसमें क्या करता, कंज्यूमिंग कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम जाता था और बिजनेस उन लोगों का उतना प्रोफेशनल यानी सफिशिएंट रूप से नहीं चल पाता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल की बात करें, वाज द एले। एक एले मेजरमेंट था विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ, मतलब अलग अलग लेंथ के लिए स्टूड करता था। जैसे मैंने आपको समझाया, इट मीन्स कि एन एले यानी सिंगल एले, 1 एले टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट में आपको 54.7 सेंटीमीटर का पड़ेगा क्लॉथ। वही अगर मेंस में जाओ तो मेंस में आपको वो 55.1 सेंटीमीटर का, और वही न्यूरम्बर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और जो फ्रैंकफर्ट में जाओगे तो 53.5 सेंटीमीटर। यानी जो मेजरमेंट सिस्टम था उनमें कोई भी यूनिफिकेशन नहीं था, लोगों को अलग अलग तरह से कस्टम बैरियर्स पे करने पड़ते थे। और जैसे आप उनकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी। वो क्या करती थी बिजनेस में, फिर उनके लॉस होता था। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by new commercial classes। और ऐसी कंडीशन को क्या किया, एज ए ऑब्स्टेकल उनको मार्क किया गया, भाई ये इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए सही नहीं है, इकोनॉमिक स्फेयर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हु आर्ग्यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफिकेशन, जिन्होंने क्या किया, और यही जो पॉइंट था आगे आर्ग्यू का पॉइंट बना किसका, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी जिसको क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। यानी कि जो भी गुड्स का बिजनेस है, पीपल का है या फिर कैपिटल का है, वो क्या होना चाहिए, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के होना चाहिए। इन 1834 कस्टम्स यूनियन ज़ोल्वेरिन। अब 1834 में जो पर्शिया था उन्होंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जिसको ज़ोल्वेरिन बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो टैक्स बैरियर थे ना वो सारे खत्म कर दिए गए, बहुत कम कर दिए गए, पूरे खत्म नहीं करे। फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, यानी जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं उन्होंने इसको फॉलो भी किया और ज्वाइन भी करा। द यूनियन एबोलिश्ड
टैरिफ बैरियर्स, यानी इस यूनियन ने क्या किया, जितने भी टैरिफ बैरियर्स है, कितने टाइप्स के थे, 11 टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर्स थे, वो सारे के सारे क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी 30 टाइप की करेंसी थी जिनको चेंज करके 2 टाइप की करेंसी कर दिया। अब जब करेंसी टाइप ऑफ कम हो जाएंगे तो जो फ्रॉड सिस्टम था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी जो बिजनेस है वो पूरा एफिशिएंटली चलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस द रेलवे इंक्रीज्ड मोबिलिटी एंड द नेशनलिस्ट sentiments of that time were strengthened by the wave of economic nationalism, यानी अब क्या हुआ, रेलवे के साथ साथ जो नेशनलिज्म था, जो सेंटिमेंट थे वो स्टेट से कहाँ चले गए, इकोनॉमिक नेशनलिज्म मुद्दे थे, यानी जिनका जो लेवल अप तो नेशनलिज्म था, जो थॉट थी लोगों की वो लगातार फैलती रही, और यही एक रीजन बना लोगों की यूनिटी का या फिर यूनिफिकेशन का। नेक्स्ट है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। अब नेपोलियन डिफीट हो चुका है, लोगों ने अलग अलग रिवोल्ट्स किए हैं, बिजनेस के लिए, लिबरलिज्म के लिए, सब अलग अलग अपना मत चाह रहे हैं। तो यहीं अब नेपोलियन के बाद जितनी मोनार्कीज हैं उन्होंने क्या किया, नया कंजर्वेटिव बनाया 1815 के बाद। द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1850, यानी जब नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में डिफीट कर दिया गया, तब 1815 में जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी क्या करा उन्होंने, ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव से वापस मोनार्की को रीबिल्ड करने का, यानी रीस्टोर करने का उन्होंने सोचा। अब ये क्या चाह रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि जो नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए उसको वापस रिस्टोर करके हम क्या करें, जितनी भी हमारी मोनार्की है जो हम पहले कर रहे थे वो वापस उन पे रिस्टोर कर लेते हैं। पर यहां दिक्कत और बढ़ जाएगी। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट स्टेबलाइज ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। अब यहाँ क्या आ गए, यहाँ बाबा आदम के यानी ओल्ड टाइप ऑफ थॉट्स आ गए वापस, यानी जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है जो पहले चल रहा था, जो जितनी भी थॉट्स पहले चल रही थी वापस क्या करें उनको, जो रिलेटेड टू द सोसाइटी लाइक मोनार्की थी पहले, वापस उसको रिस्टोर करें, चर्च था उसको वापस बिल्ड करें, जो सोशल हायरार्की थी यानी जो अलग अलग टाइप ऑफ ग्रुप्स थे सोशल क्लास में, जैसे एरिस्टोक्रेसी था, न्यू मिडिल क्लास था, उनको सबको लिमिटेड कर देना चाहिए। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, वापस जो प्रॉपर्टी थी किसके पास थी, पहले प्रॉपर्टी लैंड ओनर के पास नहीं थी, जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था उनके पास थी, जो हायर हायरार्कीज थी उनके पास थी प्रॉपर्टी। तो वो चाहते थे कि वापस जो सिस्टम पहले वाला था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो वापस क्या कर दिया जाए, अप्लाइड कर दिया जाए। However, most conservatives did not re-accept the pre-revolutionary proposition, यानी जितने भी कंजर्वेटिव्स थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किस चीज को, जो रिवोल्यूशन हुआ था उसको, कि भाई ये ठीक नहीं है, जो हमारा पहले वाला सिस्टम था वापस उसको अप्लाई करें। पर क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं ना वापस रिवोल्यूशन पे उतर गए। क्यों, क्योंकि नेपोलियन ने उनको एक मोटिव दे दिया था नेशनलिज्म के लिए कि आप ये कर सकते हो और आपका ये राइट्स है। बहुत तरह के स्लोगन चले, पेंटिंग चली, फेडरिक सोरी भी सामने आया। पर इतना होने के बाद क्या यहाँ के लोग वापस मोनार्की एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं, जैसी थी पहले वैसी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ चेंजेस ये करने वाले हैं। Rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। अब देखो, अब यहाँ आकर क्या हुआ, जितने भी ट्रेडिशनल लोग थे, जो कंजर्वेटिज्म वाले, जो सोच रहे थे कि वापस मोनार्की जैसे पहले थी वैसे बिल्ड करना इजी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीच का यानी जो मिडवे का है वो तरीका निकाला। क्या तरीका था, जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको लिमिटेड करना, और उसमें जो बेस्ट था यानी द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, यानी जो मॉडर्नाइजेशन है वो हेल्प करेगा हमारी जो मोनार्की थी पहले उसको वापस रीबिल्ड करने में। यानी अब क्या कर रहे हैं ये, जो नेपोलियन ने सिविल कोड अप्लाई किया था उसको पूरी तरह खत्म नहीं करके उसका 25% यूज करेंगे, किसके लिए, वापस मोनार्की रीबिल्ड करने के लिए।
इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। और ये क्या करेगा, यही चीज करेगा जो स्टेट को, जो मोनार्कीज को मोर पावरफुल बना देगा। और सच में ऐसा होने वाला है। ए मॉडर्न आर्मी कैसे करेंगे, एक मॉडर्न आर्मी चाहिए, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए, ए डायनामिक इकोनॉमी चाहिए, एंड द एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। यानी इन्होंने अभी तक फ्यूडल जो सिस्टम अप्लाई कर रखा था वो हटाएंगे, ताकि जितने भी लोग हैं वो इनके फेवर में रहे और हैप्पीली क्या एक्सेप्ट कर ले, हैप्पीली जो मोनार्की आ रही है उनको एक्सेप्ट कर ले। सर्फडम कुड स्ट्रेंथन एंड एरिस्टोक्रेसी मोनार्कीज ऑफ यूरोप। यानी ये चीजें हेल्प करेगी वापस एरिस्टोक्रेसी पीपल एंड मोनार्की को रीबिल्ड करने में। यानी उन्होंने थोड़ा दिमाग लड़ाया कि वापस कैसे हम मोनार्की को, यानी जनता को बिना पूरा चीजें बताए उन पे हम उनको हैप्पीली, उनको हमारी जो मोनार्कीज है और जो रूल्स है वो एक्सेप्ट करवा सके। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन, इन सब ने मिलकर उस एक इंसान को इन 4 टाइप्स ऑफ पावर ने मिलकर डिफीट किया है। यानी अब सोचो जो नेपोलियन का कैरेक्टर था वो कैसा रहा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। डिफीट नेपोलियन मीट एट वियना प्लेस। अब कहाँ मिले थे, वियना प्लेस। इसी को हम ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, यानी एक तरह का शांति समझौता। वियना ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब यहाँ एक पर्सन का नाम आता है ड्यूक मेटरनिक। इसका बॉर्न 1773 में है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दो इसके बारे में। जो ये ड्यूक मेटरनिक था, ये ऑस्ट्रियन The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। 1773 में इसका बॉर्न है और मजे की बात ये है कि ये ऑस्ट्रिया से है। कहाँ से ये, ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ है, वहीं अपनी स्टडीज कंप्लीट की। तो जब ये अपनी यूनिवर्सिटी में था ना, उस वक्त फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ और जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे वो जो भाग रहे थे वहां से, लोगों से बचकर अपनी जान बचाकर, वो इसके पास गए, मेटरनिक के पास, और उनको बताया कि कैसे हमारी बुरी हालत हुई है, कैसे जो लोगों को हमने भगाया है। और इसको क्या लगा, इसको उनको जो तो उनका पेन है ना वो फील होने लगा कि नहीं यार ये बात तो सही बोल रहे हैं। और यहीं से मेटरनिक को जो रिवोल्यूशन थे, जो उनकी फीलिंग्स थी, उनको उनसे बहुत ज्यादा एंग्री होने लगा। अभी वो बोला कि मेरे को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं या फिर बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ये आगे आया। क्या करा इसने होस्टेड करा किसको, द कांग्रेस, यानी जहां की ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। क्यों, वापस मोनार्की रीबिल्ड करने के लिए। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850, यानी नेपोलियन के डिफीट के बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना लॉन्च की, एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम्स अबाउट इन यूरोपियन ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। यानी जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस करे उन सबको क्या कर दिया, अनडूइंग कर दिया, वापस जैसे पहले थे। यानी जो मोस्टली चेंजेस किए थे नेपोलियन ने, वापस जैसे पहले थे वैसे कर दिया। द बर्बन डायनेस्टी, यानी जब नेपोलियन आया था तो उसने क्या किया था, बर्बन डायनेस्टी का जो जितना जो स्टेट में जो पावर में था उसकी पूरी पावर को डिफीट कर दिया था। पर जैसे ही नेपोलियन डिफीट हुआ तो जो मेटरनिक है उसने वापस रीबिल्ड करी मोनार्की। तो जैसे ही मोनार्की रीबिल्ड हुई, विच हैज बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वाज रीस्टोर्ड टू द पावर। यानी जो बर्बन डायनेस्टी थी वो वापस पावर में आ गई। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। यानी जो भी टेरिटरी फ्रांस में थी अंडर द नेपोलियन ने जो उसको विन किया था, वो सारी फ्रांस क्या है, लॉस्ट कर चुका, जो फिनिश कर चुका है। अब A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion। अब क्या हुआ, मोनार्कीज आई है तो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर प्लान लेके चल रहे हैं कि जैसे ये फ्रांस है, अभी यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, पर कल को अगर हम बैठे हैं यहाँ, मोनार्की ऑलरेडी है, पर अगर फिर से फ्रेंच रिवोल्ट कर दिया तो क्या होगा। तो इन्होंने एक दिमाग, अपना ब्रेन यूज किया और इसके जो आसपास बाउंड्रीज थे यहाँ मोनार्की डेवलप कर दी कि अगर अपने घर से निकलेंगे भी ना,
तो हमें पता लग जाएगा। यानी कुल इट मीन्स कि टोटली अब इनको पूरी तरह से बाउंड्री कर दिया, पूरा बाउंडेड कर दिया कि अब ये जो रिवोल्यूशन है वो कर ही नहीं सकते। वो कैसे हुआ वो देखिए। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यानी जो नीदरलैंड का किंगडम था विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसके अंदर बेल्जियम इंक्लूडेड है, was set up in the north and Genova was added to Piedmont in the south। यानी जो फ्रांस था, फ्रांस के नॉर्थ में किसको बिठा दिया, नीदरलैंड को बिठा दिया, जो क्या था जिसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, और जिनोवा जो कि पिडमांट था वो कहाँ बिठा दिया, साउथ में, किसके, फ्रांस के। ताकि अगर वो घर से बाहर में निकले रिवोल्यूशन के लिए तो हमें पता लग जाए और हम क्या करें, पहले उसको डिफीट कर दें। पर्शिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी, और जो पर्शिया था उसको नई टेरिटरीज दे के इनको वेस्टर्न फ्रंट में बिठा दिया। जो ऑस्ट्रिया था वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, यानी जो नॉर्थ इटली का पूरा कंट्रोल था वो सारा का सारा ऑस्ट्रिया को मिल गया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ड्यूक मैटरनिक, जिसका बोर्न 1773 में है, जिसने ही ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट की थी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यानी जो नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स बनाए थे, कन्फेडरेशन किया था, उनको वैसा का वैसा छोड़ दिया। नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, क्या करा, उनको टच भी नहीं करा, वो जैसे था उनको वैसा का वैसा छोड़ दिया। इन द ईस्ट, यानी ईस्ट के अंदर रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, जो रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला, रशिया को पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, यानी अब फ्रांस को पूरी तरह अंडर कंट्रोल कर लिया है। पूरी जितनी मोनार्की थी, कौन सी मोनार्की थी, वो सारी की सारी यूरोप की जितनी मोनार्की थी, उन सब ने मिलकर यूनिफिकेशन से फ्रांस को पूरा कंट्रोल कर लिया है कि वो फिर से रिवोल्ट नहीं करना चाहिए। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की, जो इंटेंशन क्या था इनका, मोनार्की को वापस रीबिल्ड करना, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन के द्वारा फिनिश कर दी गई थी, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने मोनार्कीज आते ही इन्होंने नया कंजर्वेटिव लेके आए, जो 1815 हम पढ़ रहे हैं। कंजर्वेटिव रिजिम सेट अप 1815 फॉर ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट देखेंगे, they did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments। अब क्या हुआ, जैसे ही कंजर्वेटिज्म लागू हुआ, जैसे इशू हुआ, अप्लाइड हुआ, उसके बाद जो भी मोनार्की थी उन्होंने टोटली कह दिया हम अपने मोनार्की के ओपोजिशन में कोई भी क्रिटिसिज्म है, कोई भी डिसेंट है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो टू कब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन, यानी जो भी एक्टिविटी हमारी मोनार्की पे क्वेश्चन करेगी उसको तुरंत ही डिफीट या फिर किल कर दिया, फिर दबा दिया जाएगा पूरा का पूरा। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप, यानी उनमें से ज्यादातर जो मोनार्कीज थे उन्होंने सेंसरशिप लॉ लगा दी, यानी कि टू कंट्रोल व्हाट सेड इन न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर में भी अब ये डिसाइड होगा, पहले वहां का जो मोनार्की है वो डिसाइड करेगी कि क्या इसमें प्रिंट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही ये पब्लिक के पास पहुंचेगा। ये मोनार्की थी यूरोप में अप्लाई करती, बुक्स में वही पढ़ा जाएगा जो मोनार्की डिसाइड करेगी, और जितने भी प्लेज और जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो सिर्फ मोनार्की के फेवर में ही होंगे, यानी आपको सिर्फ मोनार्की को सपोर्ट करना है, और कोई भी इसके अपोजिट में आया तो हम कोई भी एलिगेशन नहीं देखेंगे, कोई भी उसको नहीं देखेंगे। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि अगर किसी ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया रिफ्लेक्ट करा इन चीजों के अंदर तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर। अब इतना सब कुछ हो गया पर जो लोग थे ना उनके मेमोरी में क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी इतने बड़े लेवल पर हुआ उनकी मेमोरी में अब तक था, और वही मेमोरी उनको क्या कर रही है, इंस्पायर कर रही है, किसके लिए, लिबरलिज्म यानी नेशनलिज्म के लिए। और यहीं से एक जो चिंगारी जिसको हम कहते हैं वो उभर के सामने आए। वन ऑफ द मेजर इशू, यानी जो सबसे बड़ा इशू उठाया गया था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, वो क्या था, हु क्रिटिसाइज
द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वो क्या चाहते हैं कि जो एटलीस्ट आपने इतना कुछ करा है, आपका कंजर्वेटिव ऑर्डर पूरा का पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए किसकी? प्रेस की। यानी प्रेस के मुद्दे को उठाकर, प्रेस के टॉपिक को उठाकर जितने भी नेशनलिस्ट थे वो सारे एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। अब इसके लिए एक प्यारा सा एक फोटो है जो जिसको क्लब ऑफ थिंकर्स कहते हैं, एनोनिमस 1820। अब 1820 में बनाया गया, यानी 1815 में क्या हुआ था? क्रिटिसिज्म लॉक हुआ, अप्लाई कर दिया गया। 1850 में एक आर्टिस्ट ने ये बनाया। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ थिंकर्स है। द प्लेक्यू ऑन द लेफ्ट बीट्स, यानी इनको लेफ्ट बार में जो फोटो है उस पर लिखा हुआ है द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टूडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल बी थिंकिंग बी अलाउड टू अस। इसका मतलब है ये एक तरह से उनको क्या कर रहे हैं? अब ये प्रेस मीडिया है, लोगों को क्या कर रही है? लोगों को नॉलेजफुल कर रही है कि कितने टाइम तक हमें सोचने दिया जाएगा। यानी जो क्रिटिसिज्म लागू हुआ, जो अप्लाइड हुआ, उनमें इतने एलिगेशंस लगा रखे थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। पर इसीलिए उन्होंने एक फोटो बनाया कि कब तक हमें सोचने दिया जाएगा। और ये एक फनी टॉपिक था जो लोगों में आगे बहुत ज्यादा क्या हुआ? वायरल हो गया। उसके बाद द साइलेंस इज द फर्स्ट कमिटमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी, नई सोसाइटी है मोनार्की के द्वारा, वो चाहते हैं कि साइलेंस, यानी आप चुप रहो, यही आपका नया क्या है? ये लेसन है। एंड टू अवॉइड द इवेंचुअली वर्बाई ए मेंबर ऑफ दिस क्लब, यानी इसमें दिखाया है कि जो भी मेंबर इस क्लब के अंदर आएगा ना, उसको एक मास्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक मास्क दिया जाएगा, चुप रहने के लिए मास्क। यानी अगर आप चुप नहीं रह सकते तो आपको एक चुप रहने के लिए मास्क दिया जाएगा और आप चुप रहो और यहाँ बैठ के सोचो। क्या सोचना है? कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। तो ये था टॉपिक हमारा आज तक का। नेक्स्ट पढ़ेंगे जितने भी रिवोल्यूशनरी हुए, जो रिवोल्यूशन हुआ और जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने कैसे सब स्टार्ट हुआ, कैसे फीलिंग डेवलप हुई और आगे क्या हुआ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।